उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हो और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास में बनाई गई सुरंग को खतरा पैदा हो गया है। 3 दिन पहले पहाड़ टूटने की वजह से भारी मात्रा में पत्थर टूटकर सुरंग को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। आगे भी पहाड़ टूटने का खतरा बना हुआ है। इस जगह पर गाड़ियों को गुजरने के लिए काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर तेज बारिश हुई तो एक बार फिर से भूस्खलन तय है। ऐसे में पाताल गंगा के पास में आवाजाही भी खतरनाक बनी हुई है। कम से कम 2-3 दिन पहले ये मलबा आ रखा है और अभी तक आप लोग देख लीजिए, जितना ये एकदम छोटा जैसे चूहे का होल होता है ना, उस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे ये बिल टाइप का ओपन कर रखा है। तो अभी इसका ना तो सेफ्टी वॉल है ना कुछ है, ये ना मलबा ये साफ कर रखा है। अगर सडन इसको आगे से कुछ दिख भी नहीं रहा, हम लोग खुद गाड़ी चला रहे हैं तो आगे से कुछ दिख नहीं रहा है। इधर आते समय भी नहीं दिख रहा और उधर जाते समय भी नहीं दिख रहा। कितना खतरा बना हुआ? ये बहुत ज़्यादा खतरा है इसका। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे गाँव के सामने से है, बिल्कुल 100 मीटर। हमारे साथ हमारे सहयोगी चमोली से नितिन सेमवाल बने हुए हैं और जानकारी के साथ। नितिन जी, तो चिंता की बात है, पाताल गंगा के पास से जो आवाजाही हो रही है वो काफी खतरनाक है और आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो ये खतरा और बढ़ जाएगा। तो इस समय की अपडेट्स दीजिए, क्या इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी, एक और ऊपर से पहाड़ टूटने का खतरा बना हुआ है, तो वहीं से जो नीचे से जो वाहन गुजर रहे हैं उनको भी खतरा बना हुआ है। यहाँ पे 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो पहाड़ टूटने के बाद जो सुरंग है उसका जो मुहाना है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके सामने लाखों टन जो मलबा है वो इकट्ठा होके वहाँ पे यात्री वाहन उसी के ऊपर से गुजर रहे हैं। लापरवाही देखिए कि वहाँ पे कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। सुरंग के अंदर से जो वाहन आ रहे हैं और जो बद्रीनाथ धाम से वापस अगर जो वाहन लौट रहे हैं तो उनमें कभी भी वहाँ पे भिड़ंत हो सकती है, टक्कर हो सकती है, क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी नहीं है जितनी कि वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम पर गाड़ियों का मूवमेंट लगातार हो रहा है। बरसात के बाद भी बद्रीनाथ और हेमकुंड के लिए यात्री आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे किसी भी पुलिस कर्मी को तैनात नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर से कभी भी पहाड़ टूट सकता है, तो ऐसे में वाहन जो सड़क से गुजर रहे हैं उनको तो खतरा बना ही हुआ है। इसके अलावा हमने देखा है कि वहाँ पे किस तरीके से जो बड़े बड़े बोल्डर 2-3 दिन पहले जो पहाड़ टूट कर आया था उसके बाद जो सुरंग है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। उसके अंदर के हिस्से भी टूट गए हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे का अभी भी ढेर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखने की आवश्यकता जरूर है कि जहां जहां भी लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए, पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात होने चाहिए ताकि जो यात्री वाहन नीचे से गुजर रहे हैं उन्हें कोई खतरा पैदा न हो। ऐसे में हालांकि प्रशासन का कहना है कि हम जल्द ही वहाँ पे व्यवस्था करेंगे, मलबे को हटा देंगे, लेकिन उसमें अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि धरातल पर कुछ काम हो रहा हो। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ऊपर से जो पहाड़ी है वो कभी भी नीचे की तरफ और खिसक सकती है। तो लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं और जिस तरीके से पहाड़ टूट रहे हैं तो ऐसा भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सारी चीजें ठीक हो चुकी हो। पहाड़ों में कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होगा। वहीं कांवड़ मेले में तैयारियां जो हैं अब तेज कर दी गई हैं। कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरा फोकस रखा गया है प्रशासन की तरफ से। कांवड़ पटरी से जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा। कांवड़ पटरी से शिवमक्त जाते हुए आपको नजर आएंगे। मनोज जुआल हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद हैं। मनोज, कांवड़ की तैयारियां अब तक जो हैं वो काफी पूरी हो गई होंगी, अंतिम चरण पर चल रही होंगी, क्योंकि बस अब कुछ ही दिनों के बाद कांवड़ मेला शुरू हो जाएगा, कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। क्या तैयारियां हैं इस समय उत्तराखंड सरकार की? मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और उसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। सभी विभाग तैयारी में जुटे हुए। खासतौर में कांवड़ पटरी की बात करूं तो कांवड़ पटरी पर जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार प्रशासन तैयारी में जुटा है, क्योंकि कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन उस अतिक्रमण को जल्द हटाएगा और कुछ हटा दिया है कई जगहों पर ऐसे कि जहाँ पे हटा दिया है। लेकिन 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने जो हाईवे है, जो बाईपास है, उसको भी
तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जो पैदल यात्री हैं वो कावड़ पटरी से जाएंगे और जो बाहरी वाहन है वो बाईपास होकर जाएंगे। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती जरूर होगी। इस बार जो कावड़ यात्रा है उसमें कई पॉइंटों में पुलिस ने बदलाव किया है, क्योंकि इसमें जो पुलिस प्रशासन जिस तरीके से तैयारी में जुटा है, सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं, चाहे वो पेयजल विभाग हो चाहे विद्युत विभाग हो, क्योंकि सड़क और जो कावड़ पटरी है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि विद्युत विभाग जो कावड़ यात्री चलते हैं उनको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब रात्रि में वो चलते हैं तो उनके लिए लाइट और पानी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन जो पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो पुलिस प्रशासन की किस तरह की तैयारी जमीन पे दिखती है। लेकिन फिलहाल कुछ ही समय बचे हुए हैं और उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्वल जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं। उनकी रैली में गोली चली है। अमेरिका में एक रैली कर रहे थे, उस दौरान गोली चली है। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून दिखाई दिया है, उनके कान से भी खून निकलता हुआ दिखाई दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और रैली कर रहे थे। भारी संख्या में यहाँ पर देखेंगे आप लोग भी जुटे हुए हैं और इसी दौरान अचानक से गोली चलती है। गोली से हालांकि बाल बच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन गोली शायद उनके कान के पास से निकली है और कान से खून निकला। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन इस बीच भी जोश कम नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ से निकल रहे थे तब भी अपने प्रशंसकों को, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को वो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे कांग्रेस को खुश करने वाले हैं। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया है। हरिद्वार की मंगलौर सीट जिसपे कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने 422 वोटों से जीत दर्ज की है। ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन जीत होती है। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं काजी निजामुद्दीन, पिछली बार का चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार जीत दर्ज की है। अब कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया है। 2022 में चुनाव जीतने वाली बीएसपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही है, जबकि 2022 में भी मामूली अंतर से हारने वाले काजी निजामुद्दीन इस बार मामूली अंतर से ही चुनाव जीते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला था जिसमें बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं कांग्रेस कैंडिडेट। कांग्रेस की इस सीट पर जीत के बड़े मायने आप ले सकते हैं, लेकिन इस सीट पर जीत के साथ ही विधानसभा में कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई है। काजी निजामुद्दीन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव के दिन हिंसा ना होती तो उनकी जीत का अंतर बहुत ज्यादा होता। सरकार से डायरेक्ट चुनाव था, सरकार के सामने हम जीते हैं। धन वर्षा हो रही थी, लठ तंत्र था, उसके सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर जीते हैं, हमारी पार्टी की जीत है और उस एक एक चीख, उस एक एक आवाज़ की जीत है। जो महिलाओं ने डंडे खाए, धक्के खाए, पोलिंग वाले दिन बेइज्जती झेली, गालियां खाई, उनकी जीत है। लठ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। अगर लठ ना चलता तो ये तो बहुत बड़ा अंतर होना था। चमोली से खबर, जहां के बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। धमाकेदार जीत दर्ज की है कांग्रेस कैंडिडेट ने। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी को 28,161 वोट मिले हैं। बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी पहले कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी वजह से चुनाव हुआ था। लेकिन बीजेपी को और राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ में बहुत जोर का झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार हुई है। बड़े मार्जिन से जीते हैं यहाँ पर 5224 वोटों के मार्जिन से जीते हैं लखपत बुटोला। कांग्रेस एक बार फिर से बद्रीनाथ सीट पर काबिज हो गई है। जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए।
उन्होंने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस पूरी ऐतिहासिक जीत को का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय बद्रीनाथ की जनता को जाता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाता है, पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन लोगों ने तन मन धन से चुनाव लड़ा है और इससे पूरे देश में शुचिता का एक मैसेज दिया। ये चुनाव शुचिता का चुनाव था, नैतिकता का चुनाव था, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का चुनाव था। पूरी जनता ने बद्रीनाथ के स्वाभिमान के लिए वोट डाला है और ये दिखाया है दिल्ली की सरकार को भी, उत्तराखंड की सरकार को भी, यदि अनैतिक रूप से तुम राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। बुटोला जी, एक सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके की लग रहा है कि इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में लोगों की नाराजगी भंडारी पर साफ देखी गई। मैं आपसे कह सकता हूं, ये देखिए, ये केवल विधायकी से इस्तीफा देने का मामला नहीं था, ये बद्रीनाथ के स्वाभिमान से इस्तीफा देने का मामला था। जिस भूमि में जो बद्रीनारायण के स्वयं नाम की भूमि हो, जिसमें 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई हो, जिसमें महाभारत लिखी गई हो और जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता, माँ सरस्वती का उद्गम होता हो, ऐसी भूमि से पूरे देश को जनता ने मैसेज दिया है कि हम राजनीतिक शुचिता इस देश में भाएंगे और राजनीतिक शुचिता की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। केंद्र में राज्य की सरकार और बद्रीनाथ में विधायक कांग्रेस का, क्या फिर एक बार वही मुद्दा आएगा कि विकास नहीं हो पा रहा? जैसे राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा था कि मैं विकास नहीं कर पा रहा था, क्या बुटोला के शब्द से भी यही निकलेगा? आप देख लीजिएगा, विपक्ष का, सरकार का व्यक्ति तो बंधा हुआ होता है, विपक्ष का व्यक्ति सदन और सरकार को हिला सकता है। ये आप देख लीजिए, कुछ समय में, आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के ज्यादा काम किए जाते हैं। मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के भी काम हो सकता है, ये कहना है लखपत सिंह बुटोला का, जो इस समय 5224 वोटों से जीत अर्ज कर चुके हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, गोपेश्वर। बद्रीनाथ की जीत को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने जनता की जीत बताया है। जमीन पर माथा टेककर बद्रीनाथ की जनता को प्रणाम किया। बौद्धिक रूप से समृद्ध इस जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ इस धरती को। राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या के आसपास की 6 सीटों में बीजेपी हारी है। बीजेपी हार की वजह भी अभी नहीं समझ पाई तो बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी हार गई, इसलिए पूरे देश में बद्रीनाथ सीट के रिजल्ट की चर्चा हो रही है और अगला उपचुनाव केदारनाथ में होना है। देखिए रिपोर्ट। चौबीस साल में पहली बार सरकार चलाने वाली पार्टी उपचुनाव हार गई, पर चर्चा पूरे देश में बद्रीनाथ में हुई हार की है, जहां कांग्रेस जीत गई। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बीजेपी के राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आई। अभी अयोध्या और आसपास की सीटों में हुई हार की वजह बीजेपी समझ भी नहीं पाई तो भगवान विष्णु के धाम के नाम वाली बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी का सफाया हो गया। बीजेपी यहाँ कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़कर अपने साथ लाई, उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ाया, लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को उम्मीदवार लखपत बुटोला को जिता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक अयोध्या बद्रीनाथ के बाद अगला संदेश देश में केदारनाथ से जाएगा, जहाँ 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी से जनता का मोहभंग हो गया है। जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको पराजित किया, आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिसका बहुत बुरा असर पूरा पड़ा है। सनातन धर्म में जो बात शंकराचार्य जी ने कही उसकी अवमानना करना, बुद्धिजीवियों की बातों का अवमानना करना, उसके लिए इनको भगवान राम ने अयोध्या से पनिशमेंट दी। और आज बद्रीनाथ ने भी हराकर भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दिया कि ये गलत रास्ते पे हैं। अब भगवान केदारनाथ की बारी है, क्योंकि केदारनाथ में 223 किलो की चोरी का इल्जाम लगातार लोग उठा रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास उस पर जांच बैठाने तक का समय नहीं था। बीजेपी बद्रीनाथ सीट जीतकर हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना चाहती थी और इसके लिए कांग्रेस से भागकर आए राजेंद्र भंडारी को टिकट भी दिया, लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बात बिगड़ गई। बद्रीनाथ उपचुनाव में दिन रात जुटे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बद्रीनाथ से संदेश गया है कि भगोड़ों को टिकट देकर विधायक बनाने वाली राजनीति नहीं चलने वाली। तो क्या बीजेपी का हिंदू हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो चुका है? वास्तविक रूप में यह चुनाव विकास का नहीं बल्कि ये चुनाव संकेत और संदेश और शुचिता का चुनाव होना चाहिए। मैंने ये अपील की थी और लोगों ने इस बात को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार से नेताओं के चुंगल में फंसते हुए आम लोगों को ठगने की राजनीति हो गई है,
बद्रीनाथ से मतदाताओं ने संदेश दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। पीरान क्लियर से लगा हुआ मंगलौर, जहां मुस्लिम है, और बद्रीनाथ जहां हिंदू है, जब बद्रीश भगवान का मंदिर है। आप हिंदुओं के भी नहीं हो पा रही बीजेपी, ना मुसलमानों की। ऐसा नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव में हमको 8000 वोट वहां प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रकार का समीक्षा करना कोई बहुत नहीं रहता। मैंने कहा कि जिस प्रकार से सारे दलों ने मिलकर और एक रणनीति के तहत इस प्रकार की स्थिति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है और भविष्य को ठीक करेंगे। साफ है कि भगवान राम की नगरी के बाद जो संदेश वोटर ने दिया है वो पूरे देश में गया और देश में इस संदेश ने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। और अब अगला उपचुनाव केदारनाथ सीट पर होना है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी माना है कि राजेंद्र भंडारी को पार्टी में लाने में जल्दबाजी हुई है और उन्होंने दोनों सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। न्यूज़ 18 ने महेंद्र भट्ट से बातचीत की है, सुनिए। मंगलौर और बद्रीनाथ में बीजेपी चुनाव हार गई। दो अलग अलग पार्टियों से बीजेपी यहां पर नेताओं को लेकर आई। खासी नाराजगी अंदर खाने इस बात को लेकर भी थी कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी लाती है, उनको सपने दिखाती है, लेकिन वो सपने टूटे और यहां पर सरकार होने के बावजूद बीजेपी दोनों सीटों पर उपचुनाव हार गई। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। पहले तो आपकी सीट की बात करेंगे, आप उस सीट से विधायक रहे, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव हार गए सर। देखिए, क्योंकि हार हुई है, मैं जनादेश को स्वीकार करता हूं। और राजेंद्र भंडारी जी कोई कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी सीट छोड़ी और उसके बाद हमने जो वादा किया था कि जो भी कांग्रेस के विधायक सीट छोड़ू हम अपना टिकट देंगे, लेकिन जनता का जनादेश है, जनता को हमारा वो निर्णय मुझे लगता है कि जिस रूप में स्वीकार होना चाहिए था नहीं हो पाया। बहुत अच्छे तरह कार्यकर्ता मेहनत की है, मैं भी लगभग 2100 वोट से चुनाव हारा था। अच्छा, लोकसभा में हम लोग 8000 मतों सीट को जीते हैं और ये वास्तव में हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और हम भविष्य में इसकी समीक्षा करेंगे। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि जनता का जनादेश सिरोधार्य है और हम लोग उस सीट को भविष्य में और अनुकूलता लाने का उसमें काम करेंगे। बीजेपी के भरोसे ने राजेंद्र भंडारी का करियर खराब कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। राजेंद्र भंडारी जी ने अगर मेरे दिल को समर्थन दिया है तो उनकी चिंता करना, संगठन उनका उपयोग करना ही हमारा काम रहेगा। और जिस प्रकार से सारे दल वहाँ इकट्ठे होकर, खासतौर पर किसी कालखंड में वामपंथी अलग लड़ते थे, किसी कालखंड में यूकेटी अलग लड़ती थी, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार सारे दलों ने मिलकर और एक प्रकार का नकारात्मक वातावरण खड़ा करने की कोशिश किया, उसका एक रिजल्ट है और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। भविष्य के लिए भी चिंता है सर आप लोगों के लिए, पहाड़ की सीट और ऐसी सीट जहाँ आप खुद प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े नेता जहाँ लग गए वहाँ भी आप हार गए। नहीं, सारे लोग लगते हैं चुनाव में, किसी कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन निश्चित रूप से रहता है और भविष्य में रखा ना, हम एक बूथ की समीक्षा करेंगे, हम जीतेंगे। जहाँ तक मंगलौर का विषय, तो मंगलौर में तो हम लोग जिस प्रकार से हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, हम सबके लिए अच्छा विचार। लास्ट में अंतिम जो काउंटिंग राउंड रहा उसमें हम लोग जीत नहीं पाए और क्योंकि वहाँ की जनता ने हमको बहुत अच्छा मत दिया है। मंगलौर जैसे सीट में जहाँ हम लोग काल्पनिक जीत की एक संभावना के रूप में थे, अच्छा मत दिया। ठीक है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, ये ठीक है कि दोनों सीटें हम लोग जीत नहीं पाए सारे प्रयासों के बावजूद। भविष्य में इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। जोशीमठ का धंसना, बद्रीनाथ में पुरोहितों की नाराजगी, आपको लगता है सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारी पड़े और पब्लिक ने राजेंद्र भंडारी की जो विरोध किया वो कहीं ना कहीं माइनस गया? देखिए, व्यक्तिगत विरोध अपनी जगह होता है। जब मैंने कहा, जब हमने तय किया था कि जो भी कांग्रेस के विधायक आएंगे हम उनको पार्टी में लेंगे, उनको टिकट देंगे, ये ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा जल्दबाजी का भी हमारा निर्णय रहा हो, लेकिन क्योंकि जनता ने अच्छा वोट दिया, बड़ी संख्या में नेक टू नेक हर राउंड में 200-300 वोटों का ही हम आगे पीछे हो रहे थे। बहुत से बूथ हम जीते भी हैं। एक बार समीक्षा करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दिल्ली से खबर, जहां पर बन रहे केदारनाथ मंदिर का मसला जो है वो शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। शनिवार को केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर के बाहर बैठकर अपना विरोध जताया है, तो मंदिर के मुख्य पुजारी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी दिल्ली में बन रहे मंदिर को गलत बताया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि दिल्ली में शिवजी का मंदिर बनने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केदारनाथ जैसा मंदिर और उसके नाम का इस्तेमाल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच बीजेपी प्रदेश महेंद्र भट्ट ने भी कहा है कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जबकि 2015 में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते मुंबई में बद्रीनाथ का मंदिर बनाया था।
वहीं मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने फिर सफाई दी है कि ट्रस्ट का कहना है यहां पर कि दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का केदारनाथ से कोई लेना देना नहीं है। केदारनाथ धाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें दो साधु आपस में लड़ेंगे। आप देखेंगे कि दो साधु आपस में लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, एक दूसरे के बाल खींचकर मारपीट कर रहे हैं साधु। बताया जा रहा है कि किसी विवाद पर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। भीमशिला के पीछे का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि बाद में मामला शांत करा लिया गया। रामनगर में तेज रफ्तार से हादसा हो गया है। तेज रफ्तार हादसों का कारण बन रही है रामनगर में। और शनिवार को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने दो मासूम बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें बड़े भाई की मौत हो गई है और छोटी बहन बुरी तरह से घायल हो गई है। घटना सामलदे के बवलिया चौकी के पास की है, जहां दोनों भाई बहन जो है पानी लेने के लिए गए थे। उसी दौरान काशीपुर नंबर की एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक सवार हादसे के बाद बाइक छोड़कर फरार हो गया। विकासनगर सहित पूरा पचवादून धीरे धीरे नशे का हब बनता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एजुकेशन के हब के रूप में मशहूर देहरादून के पचवादून क्षेत्र का युवा इन दिनों नशे के आगोश में जा चुका है। स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लड़कों को भी नशे ने अपनी चपेट में ले लिया है और नशे की लत को पूरा करने के लिए कई युवा चोरी में लिप्त होते जा रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में चोरी की वारदात के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और तमाम हमारा जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ समझ लीजिए कि ये नशा पहुँचता है। और हमारे ये कोई परिवार होगा, बहुत कम है जो सौभाग्यशाली जिनका बच्चा इससे दूर है। पचवादून का ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यदि बीते साल के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है साल 2023 में 103 एनडीपीएस के रहे मामलों में 109 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। इनसे 16 किलो चरस और 2 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही मात्रा में नशीले इंजेक्शन, नशे की गोलियां, गांजा और डोडा पोस्त भी बरामद किए गए। वहीं 69 अवैध शराब के मामलों में भी 72 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2024 में अभी तक कुल 31 मामले एनडीपीएस में सामने आए, जिसमें एक महिला समेत 34 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। साथ ही 54 अवैध शराब के मामलों में भी पुलिस 54 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है। हालांकि बीते साल के मुकाबले इस साल अभी तक नशे के मामले में कुछ कमी दर्ज की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बड़े अपराधी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। साथ ही लोगों की जागरूकता के लिए अभियान भी चला रही है। जो नशे के दुष्परिणाम हैं उनसे लोगों को वाकिफ कराने के लिए हमारे द्वारा, जैसा कि एसएसपी महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सोमवार को विभिन्न स्थानों पर चौपालों का आयोजन करें, तो हमारे द्वारा चौपालों का आयोजन किया जाता है। नशे और क्राइम के इन मामलों में अक्सर दूसरे प्रदेश के लोगों की भूमिकाएं सामने आती रही हैं, जिसे लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी पुलिस को सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। नशे में कुछ कमी के बावजूद पचवादून की शांत वादियां कैसे इतनी जल्दी नशे के बड़े हब में तब्दील हो गयी, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल अब पुलिस के सामने नशे पर तेजी से काबू पाने और राज्य को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने की चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।